यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। इस्माइल विषय गणित कक्षा 10, इसका जो पेपर नंबर 3 है उसमें ये 10 क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं प्रश्नों को, इनको हल करेंगे इस वीडियो में। जैसे पहला क्वेश्चन 10 डिग्री बटा कोट 80 डिग्री का मान ज्ञात करो। दूसरा, दो समान रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है किसी शहर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये और उसके बाद 6 रुपये है। यदि तय की दूरी 80 किलोमीटर है और किराया y रुपये, तो इसको समीकरण के रूप में लिखो। सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक है, प्रीमिय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो द्विघातीय व्यंजकों की लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक क्रम से अक्ष घात 3 - 7 x + 6 एवं अक्ष बाकी 1 है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 समीकरण दी गई हैं, इसको आलेखी विधि से हल करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय उसको सिद्ध करना है और उस पर आधारित एक प्रश्न है, उसको हल करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का, इस पेपर का विश्लेषण कि इसमें देखो 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये गणित की पुरानी बुक से, ये गणित की नई बुक से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें दिखाया है, आप टेबल के अंदर देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पुरानी बुक में प्रश्नावली नंबर 7 से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, और नई बुक है उसमें त्रिकोणमिति का परिचय, ये प्रश्नावली का नाम लेसन नंबर 8 है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक 10 क्वेश्चन को देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में है। तो शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, tan 10 डिग्री बटा कोट 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास tan 10 डिग्री का मान है क्या और कोट 80 डिग्री का मान है क्या। तो हमारे पास इनके मान नहीं है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के देखो आप, 80 डिग्री जोड़ 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों पूरक कोण युग्म है। और पूरक कोण युग्म के लिए इनको सूत्र की सहायता से बदल सकते हैं। tan को कोट में बदल सकते हैं, कोट को tan में बदल सकते हैं। तो देखो मैंने इसमें tan को बदला है, tan 10 डिग्री लिखा, tan 90 डिग्री - 80 डिग्री बटा कोट 80, तो tan 90 डिग्री - 80 डिग्री हो जाएगा कोट 80 डिग्री बटा कोट 80 डिग्री, इसका मान 1 आएगा। नीचे मैंने सूत्र लिखे हैं, tan 90 डिग्री - थीटा बराबर कोट थीटा, और ये कोट 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या है, tan थीटा। अथवा ऊपर मैंने इस प्रश्न को tan 10 डिग्री को बदल के किया है, इसमें मैं कोट 80 डिग्री को बदल कर भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऊपर देखो tan 10 डिग्री, नीचे कोट 80 डिग्री को चेंज किया है, कोट 90 डिग्री - 10 डिग्री, तो ये tan 10 डिग्री ऊपर tan 10 डिग्री बटा tan 10 डिग्री, इसका आंसर एक आएगा। इसको थोड़ा और देख लीजिए, ये सूत्र साइन 90 डिग्री से माइनस थीटा कोस थीटा होगा, कोस 90 डिग्री - थीटा साइन थीटा होगा, सेक 90 डिग्री - थीटा कोसेक थीटा होगा, कोसेक 90 डिग्री - थीटा सेक थीटा होगा, tan 90 डिग्री - थीटा कोट थीटा होगा, और कोट 90 डिग्री - थीटा tan थीटा होगा। देखो इसमें ये मैंने चेंज करके दिखाया है, साइन 0 डिग्री, 90 में 0 घटाएंगे 90 बचेगा, कोस 90 के बराबर हो गया। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 में से 30 घटा दो आप, 60 डिग्री, तो कोस 60 के बराबर होगा। तो सारणी में हमें 30 डिग्री का मान ज्ञात है, साइन 30 डिग्री का 1/2, तो कोस 60 का मान भी 1/2 ही होगा।
साइन 45 डिग्री, 90 में से 45 घटाओ 45 बचेगा, तो साइन 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री के बराबर होगा। तो ये सारणी को याद रखने का तरीका भी आप याद रख सकते हो। साइन 60 डिग्री का मान cos 30 के बराबर होगा, साइन 90 का मान cos 0 के बराबर होगा। साइन 10 डिग्री 90 में से 10 घटाएंगे cos 80 डिग्री होगा। इसके आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। तो ये दो समांतर रेखा देखो, ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच में ये बिंदु अंकित किए हैं। ये टोटल दूरी ए से लेकर बी तक ए है, ठीक है। तो इन बिंदुओं को देखो मिलाने से जो रेखा प्राप्त होगी वो इन दोनों रेखाओं के मध्य की रेखा होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की समांतर रेखा होती है। ये चित्र बनाएंगे, ये रेखा एल और एम समांतर है, ये बिंदु अंकित करेंगे, इनको मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी जो दोनों रेखाओं के समांतर है। एल रेखा एम के समांतर है, तो ये रेखा एन बीच वाली रेखा है वो एम के भी समांतर है, रेखा एन एल के भी समांतर है, ठीक है। इसको देखो ए से लेकर बी तक की दूरी ए है, तो ए से बी तक की दूरी ए बटा 2 होगी, पी से बी तक की दूरी भी ए बटा 2 होगी। ये 90 डिग्री है, यानी दोनों रेखाएं समान है, ठीक है ना। इसको देखो आप दोबारा देख लीजिए आप इसको। इसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन, किसी शहर में टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, उसके बाद 6 रुपये और तय की दूरी x किलोमीटर है, तो किराया y रुपये हो, तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो बहुत ही सीधा सा प्रश्न है कि कुल किराया y रुपये है, कुल तय दूरी x किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का किराया हो गया 10 गुणा 1, पहले 1 किलोमीटर का 10 रुपये। अब कुल दूरी कितनी थी, x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो किराया का भुगतान कर चुके हैं, यानी 1 किलोमीटर की गणना हम कर चुके हैं। तो शेष दूरी कितनी बच गई, x बाकी 1 किलोमीटर, तो x बाकी 1 किलोमीटर का किराया 6 रुपये प्रति किलोमीटर, तो x बाकी 1 को 6 से गुणा करेंगे, 6x माइनस 6, तो इसको y बराबर कुल किराया y है बराबर 10 गुणा 1 प्लस x बाकी 1 गुणा 6, तो 10 से कम 10 हो गया प्लस x बाकी 1 गुणा 6, तो ये 10 आ गया, 6x बाकी 6, तो ये आ गया y का मान 6x प्लस 4, ये समीकरण के रूप में हो गया, ठीक। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको देखो आप, एक पहले ये जो एक प्रमेय है, इसमें प्रमेय का उपयोग होगा। देखो इस प्रमेय को देखो आप, पहले प्रमेय 2.3 है इस बुक में। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि A स्क्वायर P है वो A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लो P का मान 5 है और A स्क्वायर का मान लीजिए 25 है, तो P का भाग A स्क्वायर में जा रहा है, तो P का भाग A में भी जाएगा। ये अब इसको आप देखते हैं, तो एक तो ये देखो सीधा तरीका है, एक थोड़ा बड़ा तरीका है इस ऐसे प्रश्न को हल करने का। तो वर्गमूल 5 का मान आप याद रख लीजिए, क्योंकि निकालने में समय लगता है। इसमें 2.23606798 ये अनंत तक चलेगा। तो इसमें जो दशमलव प्रसार है इसका जो मान है वो अशांत अनावर्ती है। तो इसके आगे मैंने क्या लिखा है, वर्गमूल 5 का मान लिखा है और उसके नीचे लिखा जो अशांत अनावर्ती है, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो नीचे लिखा परिमेय संख्या कौन सी होती है, Q बराबर P बटा Q। P पूर्णांक I होता है, यानी P क्या होता है, पूर्णांक I में से कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस या 0। लेकिन Q भी I होता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या होती है। तो इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या लिखा जाता है, वर्गमूल 5 के दशमलव प्रसार को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये छोटा सा तरीका है किसको करने का, अभी जो इसका बड़ा तरीका है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि मान लीजिए वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, देखो यदि ये प्रश्न आ रहा है परीक्षा में, वर्गमूल 5 + 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो पहले वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। क्या लिखेंगे, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 + 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, देखो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 5 + 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, पहले वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर तक देखो, नीचे एक लाइन और लिख देंगे, वर्गमूल 5 + 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। और मान लीजिए यदि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या तो 7 वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। अब देखो उसको, जो इसका पूरा तरीका है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से कि माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन मान लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, शुरू से देखिए आप कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। तो हम इससे इस कल्पना को कैसे सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 5 को तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं पहले, और यदि ये परिकल्पना गलत हो गई तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी अपने आप। तो माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 बराबर क्या माना, a/b का मान 0 नहीं है। a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी सहअभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो वर्गमूल 5/1 बराबर क्या माना है, a/b। तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो a बराबर वर्गमूल 5b, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर 5b²। तो देखो 5b² 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5b² किसके बराबर, a² के, तो a² भी 5 से विभाजित है, यानी 5a² को विभाजित करता है। तो 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। तो इसका ये पहला रिजल्ट है, प्रथम परिणाम। अब दूसरा देखो, a है वो 5a को विभाजित कर रहा है, तो a बराबर क्या मान लिया, 5c। ठीक है, जैसे a में 5 का भाग दे रहे हैं, तो यानी उस a के गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसको 5c माना, a बराबर 5c, तो c एक पूर्णांक है, तो ये a² बराबर 25c² आ गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये समीकरण 1 देखो, a² बराबर 5b², समीकरण 2 याद रखिए आप, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो a² बराबर 25c², तो ये 5b² बराबर किसके बराबर आ गया, 25c²। तो b² का मान है क्या आएगा, 5c²। तो देखो इसमें 5c² में 5 का भाग जा रहा है, यानी 5c² 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः ये किसके बराबर है, 5c² b² के, तो b² भी 5 से विभाजित होगा, तो b² 5 से विभाजित होगा तो 5b को भी विभाजित करेगा। ये दूसरा रिजल्ट है। तो अपने पास 2 रिजल्ट आ गए। इसके बाद ये प्रश्न के साथ है, इसके बाद देखो आप ये प्रश्न के गलत लग गई, आप ये देखिए, याद देखिए इसको। परंतु ये कथन है, ये प्रश्न के 8 है, ये गलती से 9 लगे, परंतु ये कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभासी है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जो 2 रिजल्ट आ रहे हैं उससे क्या आ रहा है कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, लेकिन ये जो पहले शुरू में जो कथन माना था उसका विरोधाभास है। तो क्या लिखें, ये कथन प्रारंभ में प्राप्त
तथ्य का विरोधाभासी है कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि वर्गमूल 5 एक एक परिमेय संख्या है, गलत है। ये लिखा है, दोबारा देख लीजिए कि निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना की वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या गलत है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने ये जो बीच में बताया था, आप उस तरीके से इसको भी कर सकते हो। ये जो ये है छोटा तरीका, इससे भी आप कर सकते हो। इसमें आपको वर्गमूल 5 का मान याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वर्त बनाया, देखो इसमें ये इसका ओ केंद्र वर्त का ए बी जीवा है। जीवा क्या होती है? वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वर्त की जीवा कहते हैं। वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ओ से इसके ऊपर लंब डाला है, ओ सी, ओ को ए से मिलाया है, ए सी का मान 10 है और ओ सी केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर ये जीवा है। तो वर्त की त्रिज्या आर बराबर क्या लिखा है? ओ ए बराबर 10 सेमी, ओ सी लंब है ए बी पर, ए सी बराबर 20 कि वर्त के केंद्र ओ से जीवा के ऊपर लंब डाला है। तो एक प्रमेय ये है कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए सी बराबर क्या हो गया? सी बी। तो इसमें ओ सी बराबर 6 है, ए सी का मान निकालेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस है लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण, देखो इसमें कर्ण कौन सा? 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, ए ओ का स्क्वायर माइनस है लंब ओ सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस है 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया 10 का स्क्वायर 100 गया, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया? 100 में से 36 घटाएंगे 64। तो ए सी का मान है 64 का वर्गमूल 8। तो ए सी का मान है 8 सेमी आ गया और सी बी का मान भी 8 आ गया। तो ए बी बराबर देखो ए सी प्लस सी बी 8 प्लस 8 है 16 सेमी। तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी आ गई? 16 सेमी। इसके बाद देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो द्विघातीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः अक्ष की घात 3 माइनस 7 अक्ष प्लस 6 एम अक्ष बाकी 1 हो तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम लिखा मैंने, अक्ष की घात 3 माइनस 7 अक्ष प्लस 6, इसको एफ एक्स माना है, एच सी एफ का मान एक्स माइनस 1, इसको जी एक्स माना है। तो इसमें एफ एक्स बराबर अक्ष की घात 3 माइनस 7 अक्ष प्लस 6 है। तो इसमें क्या करेंगे? इसकी देखो इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखो इसकी घात 3 नज़र आ रही है हमें, तो इसको शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। तो इसमें देखो शेषफल प्रमेय में से हल कैसे करते हैं? हम इसमें मान भरेंगे अक्ष का, एफ एक्स में, इस पूरे व्यंजक में एफ एक्स बराबर अक्ष की घात 3 माइनस 7 अक्ष प्लस 6 में पहले अक्ष का मान 1 भरेंगे, 0 आना चाहिए, माइनस 1 भरेंगे, अक्ष का मान 2 भरेंगे, माइनस 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, माइनस 3 भरेंगे। इस प्रकार से मान भरेंगे। कब तक भरेंगे? जब तक एफ एक्स का मान ये 0 नहीं आ जाता। जैसे मान लो अक्ष बराबर 1 रखने पर 0 आ गया, तो व्यंजक इस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा? अक्ष बाकी 1। और अक्ष का मान माइनस 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? अक्ष प्लस 1। इसी प्रकार से अक्ष का मान 2 बनने पर 0 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड होगा अक्ष माइनस 2। यदि अक्ष का मान माइनस 2 रखने पर 0 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? अक्ष प्लस 2। फिर अपन उस गुणनखंड का भाग देंगे इसमें और इसको हल करेंगे। तो इसमें तो देखो अक्ष का मान 1 रखने पर 0 आ रहा है। F1 बराबर 1 की घात 3 माइनस 7 गुणा 1 प्लस है F1 बराबर 1 की घात 3 का मतलब 1 गुणा 1 हो गया, माइनस 7 1 7 प्लस है F1 हो गया 7 बाकी 7 बराबर 0। तो अक्ष बराबर 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो इसलिए अक्ष बाकी 1 बराबर 0, यानी अक्ष बाकी 1 एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो अब देखो इसमें इसको आगे हल करेंगे। तो इस भाग की प्रक्रिया को देखो, इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। अक्ष की घात 3 माइनस 7 अक्ष प्लस 6, इसमें भाग देंगे अक्ष बाकी 1 को,
1 का। तो भाग देते समय देखो इसमें सबसे पहले x की घात 3 भाग देंगे, और जो इसका भाजक है वो x-1 है। तो हमें हमारा ध्यान x के ऊपर केंद्रित करना है, ठीक है ना। जो इसमें x के ऊपर x बाकी 1 का भाग देना है। तो बाकी प्रक्रिया में आपका ध्यान ये जो निशान लगाया x पर होना चाहिए। देखो बाकी प्रक्रिया देखो आप इधर पहले x की घात 3 में x का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा x²। अब इस x² का क्या करेंगे, इस x बाकी 1 से गुणा करो। आप देखो इसे x बाकी 1 से गुणा करेंगे तो x को x² से गुणा करेंगे x की घात 3 माइनस 1 को x² से गुणा करेंगे माइनस x²। तो ये यहाँ लिखेंगे माइनस x की घात 3 माइनस x²। घटाने भी कट जाएगा x की घात 3 ये बचेगा, चिन्ह बदलेंगे देखो माइनस फिर प्लस हो गया, ये बचेगा आपका प्लस x²। और आगे वाले पद नीचे उतारेंगे -7x प्लस है। अब देखो बाकी से बताएंगे x² में। तो यहाँ देखिए नंबर 2 ये रफ काम देखो x² में x का भाग देंगे, भाग जाएगा x बार। इस x का क्या करेंगे, x बाकी 1 को x से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आ रहा है x² माइनस 1। तो यहाँ देखिए आप इसमें कि इसको यहाँ लिखेंगे x² के नीचे x² -7 के नीचे -x, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे -x² होगा, ये प्लस x। तो ये -7x और प्लस x हो जाएगा, -6x प्लस 6 बच गया। अब -6x में भाग देंगे x का, देखो ये -6 और भाग जाएगा। तो ये देखो ऊपर यहाँ पहले x² आया, फिर x, फिर -6 को उसी तरीके से x बाकी 1 से गुणा करेंगे तो -6x प्लस 6। तो ये देखो ये भाग की प्रक्रिया दोबारा देख लीजिए, x की घात 3 -7x प्लस 6 में x बाकी 1 का भाग देंगे, भाग जाएगा x² प्लस x² प्लस x माइनस है। अब याद देखो आप f(x) बराबर क्या गया, x बाकी 1 गुणा x² प्लस x माइनस है। अब इसके गुणनखंड करेंगे, x बाकी 1 आ गया, इसमें जो देखो जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए प्लस x, और गुणा करने पर आना चाहिए -6x²। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, मध्य पद के टुकड़े करेंगे +3x और -2x। गुणनखंड करेंगे, देखो गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होगा, x बाकी 1 x प्लस 3 और x माइनस 2। अब ये प्रश्न देखो आप एलसीएम का मान तो है x बाकी 1 x प्लस 3 और x माइनस 2, एलसीएम का मान है x बाकी 1। तो पहला व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों में कॉमन x बाकी 1 आ रहा है। तो पहले व्यंजक में आप x बाकी 1 लिखो, दूसरे में भी आपको x बाकी 1 लिखना है, पहली बात तो ये। अब एलसीएम में 2 पद बच गए, देखो x प्लस 3 बच गया एक गुणनखंड, और ये x बाकी 2 बच गया। एक गुणनखंड को तो आप एक व्यंजक के साथ लिख दो गुणा में, और दूसरे को दूसरे के साथ गुणा में लिख दो। तो पहला व्यंजक क्या गया, x बाकी 1 गुणा x प्लस 3, इनको गुणा करने भी आएगा x² प्लस 2x माइनस 3। और दूसरे व्यंजक का मान क्या आएगा, x बाकी 1 को x बाकी 2 से गुणा करेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2। देखो इसको मैंने यहाँ गुणा करके दिखाया है, देखिए आप, ये देखिए x बाकी 1 को x प्लस 3 से गुणा किया, ठीक है। x को x से गुणा किया, x² माइनस x आ गया, 3 को x से करेंगे प्लस 3x माइनस 3, प्लस 3 को -1 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया x² प्लस 2x माइनस 3। इसी प्रकार से याद देखो x बाकी 1 को x बाकी 2 से गुणा किया, देखो गुणा करने का तरीका देखो, x को x से गुणा करेंगे x², x को बाकी 1 से करेंगे बाकी x, फिर बाकी 2 को x से करेंगे बाकी 2x, और बाकी 2 को बाकी 1 से गुणा करेंगे प्लस 2। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो देखो ये नीचे में तरफ काम किया, इसको आप पहले समझना कि संख्या 1 2 3, पहले 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर 3 लिखा। देखो तो 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, फिर 3 के बाद 6 में भाग जाएगा, फिर 9 में जाएगा, और अंतिम संख्या देखो 1000 है। 1000 में 3 का भाग देंगे, 333 बार 1 से बचेगा, 1000 में से 1 घटाएंगे 999। तो कहने का अर्थ है कि 1 से 1000 तक की वो संख्याएं, दोबारा समझना इसको, 1 से लेकर 1000 के बीच में वे संख्या है जो 3 से भाज्य, उनसे जो समान श्रेणी प्राप्त होगी वो ये लिखिए। देखो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याएं, पहले 3 आएगा, फिर 6 9 12 15 18 21 24 27, लास्ट में 999, से पहले 996, फिर 993 990। लेकिन हमें कौन सी संख्या निकालनी है, 1 से 1000 के बीच
बीच की तीन से बाजे सभी विषम संख्याओं से बनने वाली समांतर श्रेणी। तो विषम संख्याएं लेनी है इसमें, तो 3 लेंगे, फिर 9, फिर 15, फिर कितना आएगा 21, फिर 27, लास्ट में देखो 999 आएगा। उससे पहले क्या आएगा, 996 नहीं आएगा, 993 आएगा। तो जो प्रश्न में जो पूछा उसके अनुसार ये समांतर श्रेणी बनेगी इसमें 3, 9, 15, 21, 27 और लास्ट में 999। तो ए का मान 3 आ गया। सारो अंतर इसमें 6 का है। ए एन लास्ट पद इसमें 999 है। तो सूत्र ये लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का ये पद ज्ञात करने का सूत्र। ए एन का मान 999 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। 999 आ गया प्लस 3 प्लस 6 एन माइनस है। तो इसको आगे देखो आप, इसको हल करेंगे 999 बराबर 3 प्लस 6 एन माइनस है। तो ये 6 इधर लेंगे, माइनस 6 हो गया बराबर 3 माइनस 6। 999 को दाएं पक्ष में लेंगे माइनस 999, माइनस 6 बराबर 3 माइनस 6 माइनस 999, माइनस के 1005 हो गए। तो माइनस 6 बराबर ये हो गया माइनस 1002। तो एन का मान कितना आएगा, माइनस 1000 बटा 2, 1002 माइनस के और बटा माइनस है। तो 1002 में 6 का भाग दें 167 आएगा ना, 167। एन का मान आ गया ये। अब क्या लिखेंगे, 1 से 1000 तक के बीच की 3 से भाजित सभी विषम संख्याओं का योगफल। ये सूत्र लिखा है एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर 167 बटा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 167 माइनस 1 गुणा 6। ये 167 बटा 2 आ गया गुणा 3 दूनी 6 प्लस 167 गुणा 6 हो गया 167 बटा 2 गुणा 6 प्लस 996। ये 167 बटा 2 गुणा कितना हो गया 1002। तो 167 आ गया गुणा 1002 में 2 का भाग देंगे 501। 501 को गुणा करेंगे 167 से, तो ये 83,667 आएगा। वो ये गुणा करने पर ये आ रहा है। अब इसमें इस पेपर की क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 1, 6 ये प्रश्न रह गए। इन प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।